पिछले वीडियो में हमने देखा था ईवीएस की क्लास 3, क्लास 4 और क्लास 5 को ब्रेक डाउन करके उसका हर एक चैप्टर पढ़ेंगे। जैसा कि फर्स्ट वीडियो में 3 चैप्टर कवर हो पाया। तो बेसिकली बात है कि क्लास 3 में टोटल 24 चैप्टर हैं, क्लास 4 में आपका 22 चैप्टर है और क्लास 5 के ईवीएस में 27 चैप्टर है, जो कि ऐड करे तो 73 चैप्टर हो जाते हैं। और अगर मैक्सिमम 5 चैप्टर भी एक क्लास में लिया जाए तो ये लगभग 15 क्लास का बन जाएगा वीडियो, तब तक में आपका टाइम हो जाएगा ओवर। तो हमने आज से स्टार्ट किया हुआ है क्या कि उसका समरी निकाला गया, मतलब चैप्टर नहीं बना के उसको समरी में दिया गया है। तो उस तरह से हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे। हमको हर एक चैप्टर की पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जो उससे इम्पोर्टेंट पॉइंट निकलता है हम वो डायरेक्ट पॉइंट को कवर करेंगे। तो आज उसका फर्स्ट क्लास से मान सकते हैं। तो पहला क्लास हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है आपका कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में। जैसे कि प्रश्न आप देख रहे हैं, ये पिछले साल पूछा गया है कि कर्णम मल्लेश्वरी के विषय में कौन से कथन पर विचार करने के लिए, कि वह अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर है, या वह कर्नाटक की है, या वह उसने अपने नाम तो बहुत सारे रिकॉर्ड बनाए, 130 केजी तक भार उठा सकती है, या फिर वह 12 साल की थी तब से वह भार उठाने का अभ्यास करने लगी है। इसमें सही जवाब चुनना है। तो इसको आप लोग होमवर्क ही ले सकते हैं, क्योंकि इसके बारे में अभी ये पढ़ेंगे और इसका जवाब आप लोग कमेंट में दीजिएगा। तो ये हैं कर्णम मल्लेश्वरी। इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। कर्णम मल्लेश्वरी एक भारोत्तोलक हैं। भारोत्तोलक बोलते हैं वेट लिफ्टर को, यानी जो वजन को उठाता है, वेट लिफ्टिंग करता है, उसको भारोत्तोलक बोलते हैं। ये कहाँ की रहने वाली है? तो ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली है और इसके पिताजी हैं वो कांस्टेबल हैं। जब कर्णम मल्लेश्वरी 12 साल की थी तब से इन्होंने वज़न उठाना शुरू कर दिया और वह अब 130 किलोग्राम तक का वज़न उठा सकती है, यानी उस कैटेगरी में आ गई है, 130 किलोग्राम के कैटेगरी में। कर्णम मल्लेश्वरी ने टोटल 29 पदक जीते हुए हैं और उसकी 4 बहनें हैं, क्योंकि वो चारों बहन भी वेट लिफ्टिंग ही करती है। ये करेंट फोटो है कर्णम मल्लेश्वरी का। इनकी एज अभी 49 ईयर्स है। तो इसका बस मेन पॉइंट ये याद करना है कि वह आंध्र प्रदेश की रहने वाली है, उसके पिताजी कांस्टेबल हैं। उन्होंने 12 साल की उम्र में वज़न उठाना शुरू किया और वह 130 किलोग्राम तक का वज़न उठा सकती है और 29 पदक जीते हुए हैं। इसके बेसिस पे आप लोग पिछले प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इससे एक और सवाल पूछा जाता है, एकदम बेसिक सा सवाल, कि निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय वेट लिफ्टर है? सुनीता विलियम्स नहीं है, विशेंद्री पाल नहीं है, सूर्यमणि नहीं है, कर्णम मल्लेश्वरी है। ऑप्शन में ये तीनों नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि एनसीईआरटी में कहीं ना कहीं इसके बारे में भी चर्चा है, जो कि आगे आपको मिलेगा। तो इसके लिए कन्फ्यूजन हो जाता है कि क्योंकि एनसीईआरटी में आपको चारों नाम पढ़ने को मिलेगा तो वो कन्फ्यूजन रह जाएगा कि वेट लिफ्टिंग कौन सा कर दिया। तो उसको आप याद कर लीजिएगा, अच्छे से देख लीजिएगा। इसके बाद अगला टॉपिक आता है मधुबनी पेंटिंग के बारे में। तो आप लोग को पता ही होगा मधुबनी पेंटिंग के बारे में। यह जो पेंटिंग है यह बनाया जाता है किस चीज़ से? तो यह चावल के चूर्ण से एक पेस्ट बनाया जाता है। चावल को पीस के उसका एक पाउडर बनाया जाता है, पाउडर और पेस्ट, और उसी पाउडर में कलर मिला के उसका पेंटिंग किया जाता है। कलर मिलाने के लिए भी कौन सा कलर यूज करती है? तो इसको बनाने के लिए नील यूज करते हैं, हल्दी यूज करते हैं रंग यूज करते हैं। रंग वही वो जो नेचुरल सोर्स से प्राप्त होता है, फूल से या पत्ती से जो रंग प्राप्त होता है वो। यानी ये पूरी तरह से ऑर्गेनिक है, कह सकते हैं इसको, नेचुरल है। इसमें कोई भी वो कलर केमिकल यूज नहीं किया जाता है। इस पेंटिंग में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा? मनुष्य देखने को मिलता है, जानवर देखने को मिलता है, पेड़ पौधे, मछली, ये सब चीज़ आपको दिखाया जाता है। और ये मधुबनी पेंटिंग इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि यह बिहार की एक ज़िला है मधुबनी, इसकी शुरुआत वहाँ से की गई थी इसलिए इसका नाम मधुबनी पेंटिंग पड़ा गया। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या क्या पूछते हैं वो देखते हैं। मधुबनी पेंटिंग बनाने के लिए कलाकार उपयोग करते हैं क्या क्या चीज़ का उपयोग करते हैं? विशेष रूप से बनाया गया पोस्टर रंग का? नहीं, पोस्टर रंग का बिल्कुल भी यूज नहीं होता है। गुणवत्ता वाले फाइबर पेंट का भी उपयोग नहीं करते हैं। चांदी और सोने को घोलकर बनाया जाता है पेंट? बिल्कुल नहीं। पिसा हुआ चावल का रंगीन पेस्ट, जो चावल को पीस के जो उसका पेस्ट बनाया जाता है, उससे इस पेंटिंग को बनाया जाता है एक और सवाल इसके बारे में पूछा गया है
मधुबनी पेंटिंग के बारे में सही कथन का चयन करें। इस चित्र को बनाने के लिए इंडिगो, हल्दी, इंडिगो में हिसाब का नील होता है, इंडिगो, हल्दी, फूल और पेड़ों के रंग का उपयोग किया जाता है। सही है। चित्रों में मानव, पशु, पेड़, फूल, पक्षी आदि दिखाई देते हैं, ये भी सही है। यह लोक कला का बहुत पुराना रूप है, इसका नाम मधुबनी नाम पर रखा गया है, ये भी ठीक है। मधुबनी राजस्थान का एक प्रसिद्ध जिला है, नहीं ये गलत है। अभी आप लोगों को बताया गया कि मधुबनी एक बिहार का एक जिला है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे सही कथन नहीं हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा गलत कथन। निम्नलिखित में से गलत कथन का चुनाव करना है, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है फूलों की घाटी उत्तराखंड की पहाड़ियों में पाई जाती है। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि फूलों की घाटी कहाँ पाई जाती है, तो 4 ऑप्शन रहेगा, आपका कोई भी रह सकता है, तो उसको हम उत्तराखंड दे देंगे। आप लोगों ने ये फिल्म मूवी देखी होगी हमारी अधूरी कहानी, जिसमें इमरान हाशमी जो लास्ट में मेंस लाइफ पे पैर रख जाता है, जो विस्फोट हो जाता है, तो वो जो शूट किया गया था वो इसी फूलों की घाटी में उत्तराखंड में शूट किया गया था। तो इसका यही एक पॉइंट है और कुछ खास है नहीं इसके बारे में। फूल जैसे कि गेंदा, जेनिया का उपयोग कपड़ों को रंगने के लिए किया जाता है। जो हम लोग कपड़ा डाई करवाते हैं, कोई भी कपड़े को डाई करवाते हैं, तो उसके लिए जो रंग का उपयोग किया जाता है वह यही सारे फूल, जैसे गेंदा हो गया, जेनिया का, इसका उपयोग करते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं फूल की पत्ती तोड़ा गया है, तोड़ के इससे इसका रंग बनाया जाएगा और इस रंग का उपयोग हम लोग करेंगे कपड़ा को डाई करने के लिए। उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला इत्र परफ्यूम निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। तो परफ्यूम और इत्र जो कि हम लोग डियो भी बोलते हैं, वह फेमस है। उत्तर प्रदेश का एक कन्नौज जिला है वहाँ पे, और उसके लिए भी वो फूल का ही यूज करता है। जैसे कि ये फूल की पत्ती आपने देखा, तब उसी फूल से कलर भी बनाया जाएगा और उसी फूल को एक बर्तन में डाल के नीचे से आग जलाया जाता है, फिर उससे जो उसका लिक्विड निकलता है, फिर उसको मशीनी प्रोसेस के द्वारा उससे इत्र बनाया जाता है और मार्केट में दिया जाता है। तो इसका भी बेसिक सवाल यही पूछा जाता है कि इत्र फेमस के लिए कौन सा जिला, इत्र कहाँ कौन से जिला का फेमस है, उस तरह से आप देख लेंगे। अगला पॉइंट है गिजू भाई बड़ेका के बारे में। गिजू भाई बड़ेका कौन थे, तो ये गुजरात में रहते थे और इन्होंने बहुत सारी कहानियाँ लिखी है बच्चों के लिए। क्लास बच्चे का जो एनसीईआरटी का बुक है उसमें मैक्सिमम कहानियाँ गिजू भाई बड़ेका के द्वारा लिखी जाती थी, पहले भी और अभी भी कुछ कहानियाँ हैं। उसका कुछ है, जैसे ये चंदाबाई की चांदनी है, और एक गुजरात में लिखा हुआ ये दीवा स्वप्न, यह बहुत ही फेमस बुक है गिजू भाई बड़ेका के बारे में। यही पॉइंट इसके बारे में याद रखना है। अब बर्ड्स के बारे में जान लेते हैं। कुछ बर्ड्स से ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं, 2-3 सवाल पूछे जाते हैं, इसमें पॉइंट भी ज़्यादा है, तो हम लोग देखते हैं। पक्षी क्या करती है, पक्षी अपने अंडे देने के लिए ही घोंसले का उपयोग करती है। जब अंडे फूट जाते हैं, चूजे बड़े हो जाते हैं, तो वे घोंसले छोड़ देते हैं। तो जितना भी बर्ड है ना, जो घोंसला आप लोग देखते हैं, वह सिर्फ अंडे देने के लिए रहता है। अंडे देने के बाद जब उसको सेवा जाता है, फिर वह जब फूट जाता है, उससे चूजा बड़ा हो जाता है, जब वह उड़ने लगता है तो फिर वह घोंसले को छोड़ दिया जाता है। वह सिर्फ अंडे देने के लिए ही घोंसले का उपयोग करती है। एक रॉबिन बर्ड है, ये रॉबिन बर्ड है, ये अपना अंडा कहाँ देती है, सड़क के किनारे पत्थर के बीच में। उसका अंडा इस तरह से दिखता है, तो ये अपना अंडा देती है सड़क के किनारे, जो पत्थर होते हैं, पत्थर के बीच में अपना घोंसला बनाती है और उसमें अंडे देती है। कोयल अपने अंडे को कौवे के घोंसले में देती है। ये इस बात तो आपको पता ही होगा कि कोयल इतना चालाक है कि ये अपना घोंसला बनाती नहीं, उतना मेहनत नहीं करती है। कौवे के जो घोंसले बने हुए होते हैं उसी में अपना अंडा दे देती है। इसके पीछे रीज़न भी है क्या कि कोयल का अंडा और कौवा का अंडा लगभग सेम रहता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये चार कौवा का अंडा है और ये एक कोयल का अंडा है। तो कौवा को उतना समझ नहीं पाता है, तो वो कोयल के अंडे को भी अपना अंडा समझ के सेवती है। फिर जब बड़ा होता है, फूटता है, चूजा बड़ा हो जाता है, फिर सब उड़ जाता है। तो इस तरह से कोयल को अपना घोंसला बनाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, वह कौवे के घोंसले में ही अपना अंडा दे देती है। एक सवाल पूछा जाता है क्या कि झटके से जो पक्षी अपनी गर्दन को आगे पीछे करते हैं, तो वो है मैना। कौन सी पक्षी है, मैना। मैना ही एकमात्र ऐसा पक्षी है जो अपने गर्दन को झटके से आगे पीछे
करती है। इसके बारे में बहुत कन्फ्यूजन रहता है, इसको आगे देखते हैं पहले। और अपना गर्दन को 360 डिग्री घुमाने वाला पक्षी है उल्लू। 360 डिग्री घुमाने वाला उल्लू और झटके से आगे पीछे करने वाला मैना। इस 2 पॉइंट से कन्फ्यूजन नहीं होना है। 360 वाला जो अपने गर्दन को पूरी तरह घुमा सकता है 360 डिग्री, वह उल्लू घुमा सकता है। और झटके से जो गर्दन आगे पीछे करती है वह है मैना। पक्षी के कान, सभी पक्षी के कान होते हैं, लेकिन हम लोग उसको देख नहीं सकते हैं, क्योंकि उसके जो ये कान होते हैं वो फीदर से ढका हुआ रहता है। आप देख रहे हैं, इस फीदर को हटाया गया तो एक छोटा सा छिद्र दिखा, यही पक्षी का कान होता है। और हर पक्षी में इसी तरह होता है उसका पैटर्न, हम देख नहीं सकते हैं उसको, लेकिन उसके फीदर को जब पंख को हटाया जाएगा तो उसमें एक छिद्र दिखेगा, वही उसका कान होता है। और पक्षी का आँख जो होता है वह सर के दोनों साइड में होता है। और इसका जो है ना, यह एक टाइम में पक्षी अगर सीधा देख रहा है तो उसका दोनों आँख से वह दोनों साइड फोकस कर सकता है। मान लीजिए यहाँ पे कोई बर्ड है और यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट है, तो वह दोनों ऑब्जेक्ट को दोनों आँखों से देख सकती है। और जब वह दोनों आँख से किसी एक ऑब्जेक्ट को ही फोकस करती है जो उसके सीधे रहता है, तो उस फोकस से वह उसका डिस्टेंस भी पता कर सकती है कि जो सामने वाला ऑब्जेक्ट है वह हमसे कितनी दूर पे है। जैसे कोई पक्षी कीड़ा वगैरह खाती है, तो अगर 2 दिशा में है तो दोनों आँख, एक आँख से इधर इस वाले कीड़े पे फोकस रखेगी, इस आँख से इस वाले कीड़े पे। लेकिन अगर कोई एक कीड़ा बीच में है तो वह दोनों आँख से इस पे फोकस करके उसका डिस्टेंस भी पता कर सकती है कि वह कितने दूरी पे है। उसके बाद लास्ट पॉइंट हो जाता है कि आँख की पुतली। जो बर्ड होते हैं इसकी आँख की जो पुतली होती है, जैसे हम लोग की पुतली इधर उधर घूम सकती है, तो आँख की जो पुतली होती है बर्ड्स की वो नहीं घूमती है, वो फिक्स रहती है। इसलिए इसको अगल बगल देखने के लिए पूरी गर्दन को ही घुमाना पड़ता है। जैसे कि हम लोग आँख ऐसे करके साइड में भी देख सकते हैं, इधर करके साइड भी देख सकते हैं, तो बर्ड ऐसा नहीं कर पाती है। बर्ड को अगर दूसरे ऑब्जेक्ट को देखना है तो उसके लिए उसको पूरा गर्दन घुमाना पड़ेगा, तो उसकी आँख की पुतली जो है वो फिक्स रहती है। तो गाइस आज के लिए यहाँ इतना ही रखते हैं, फिर अगले वीडियो में हम फिर से देखेंगे कुछ नए पॉइंट्स को लेके जो एनसीईआरटी में पूछे जाते हैं, और इसी तरह के पिछले साल का क्वेश्चन भी देखते जाएंगे। और आप लोग इस सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। थैंक यू गाइस।